हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर 13 सितंबर शिफ्ट 3 के मैथ्स के पीवाई की सोल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम रहेगी। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, इफ़ बी इज़ 25% मोर देन ए एंड सी इज़ 20% मोर देन बी। तो हमें बताना है ए इज़ टू सी का रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल प्रॉब्लम है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन गिवन है, जो बी की वैल्यू है ना वो कितनी है 25% मोर देन सी। तो यहाँ पर देखो मोर कीवर्ड लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए तो रहेगी एंड उसमें 25% ए का और ऐड हो जाएगा, तो ये होगा ए इंटू में 25%। तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो बी की वैल्यू कितनी आई, तो ए कॉमन ले लूँगा, तो ये हुआ 1 प्लस में एंड ये कटेगा तो 4 टाइम जाएगा, तो 1/4। तो ये वैल्यू होगी ए इंटू में 5/4। तो इसका मतलब ए इस टू बी का मैं रेशियो निकालूंगा ना यहाँ से, तो देखो बी उधर लेके जाऊंगा एंड ये 4/5 हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास ए इस टू बी का रेशियो आ गया। अब यहाँ देखो बी एंड सी के अंदर भी मेरे पास रिलेशन गिवन है, सी इज़ 20% मोर देन बी, तो इसका मतलब सेम रहेगा, यहाँ पर भी मोर कीवर्ड है। तो सी इक्वस टू बी प्लस में बी इंटू 20/100, इसको काटूंगा तो 5 टाइम जाएगा, तो ये बनेगा b इंटू में 6/5। तो यहाँ से मैं b अपॉन सी निकालूंगा, तो ये होगा मेरा 5/6। ठीक है, तो यहाँ से देखो a इस टू बी का रेशियो कितना है मेरे पास 4 एंड 5 एंड b इस टू सी का रेशियो क्या है मेरे पास, ये है 5:6 कंबाइंड रेशियो लिखूंगा, तो ये होगा 4 5 एंड 6। एंड यहाँ पर पूछा क्या है, उसने पूछा है कि a इस टू सी का रेशियो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करो। तो a इस टू सी का रेशियो होगा, क्या होगा, यहाँ से 4 लेंगे एंड यहाँ से 6, तो 4:6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे तो 2:3 मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए मशीन फिल्स 0.375 लीटर ऑफ वाटर एवरी सेकेंड, हाउ मच डज इट फिल इन 8 सेकेंड्स। तो काफ़ी ईजी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.375 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी किसकी, 8 सेकेंड्स के अंदर जो फिल कर देगा। तो 8×5 40, 4, 8×7 56, 56 और 4 60, तो ये हुआ 6, 8×3 24, 24 और 6 30, तो ये मेरा हुआ 3 लीटर। तो 3 लीटर मतलब ऑप्शन ए। ए रोड इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2/5:3/10:1/2 एंड टोटल लेंथ गिवन है मेरे पास 6 मीटर। तो हमें छोटा वाला पार्ट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो कभी भी मेरे पास यहाँ पर रेशियो जो फ्रैक्शन के अंदर गिवन हो ना, तो उसे मैं इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा। वो कैसे करेंगे, तो 2/5, ये है मेरा 3/10 एंड ये है 1/2। तो यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा, ये जो नीचे वाले नंबर्स है ना डिनोमिनेटर के अंदर, इनका एलसीएम ले लूँगा, तो 5, 10 एंड 2, इसका एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, तो इसका एलसीएम आएगा मेरा 10। जो एलसीएम आएगा ना उसी को मैं तीनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो 10 इंटू 10 इंटू में 10, तो ये वैल्यू होगी 4, ये वैल्यू होगी मेरी 3 एंड ये वैल्यू होगी 5। तो स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है यहाँ पर, 3, तो इस 3 की वैल्यू निकालनी है। बट टोटल कितना है मेरे पास, 5 और 4 9, 9 और 3 12। ये 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 6 मीटर की लेंथ है ना इसको, तो ये मेरे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। तो स्मॉलेस्ट पार्ट 6 दूनी 12, 3/2, 3/2 मतलब 1.5 मीटर। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। ए वेंडर मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स, वन कॉस्टिंग 120 रुपीज़ पर kg and other costing 180 rupees per kg in the ratio 1:2. If he sells the mixer variety at 152 rupees per kg, find his gain or loss percent। ठीक है, तो ऐसी टाइप की प्रॉब्लम हम काफ़ी कर चुके हैं। तो हमारे पास 2 टाइप की यहाँ पर कॉफ़ी बीन्स है, तो दोनों को मिक्स करूँगा, तो मिक्सर जो प्राइस होगा ना, मिक्स प्राइस वो क्या होगा मेरा, N1P1 प्लस में N2P2 अपॉन में N1 प्लस N2। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले की वाले की क्वांटिटी कितनी है मेरी 1, यहाँ पर देखो रेशियो गिवन है ना क्वांटिटी का रेशियो, तो 1 इंटू में प्राइस है मेरा 120
प्लस में सेकंड की क्वांटिटी है 2 एंड प्राइस है मेरा 180 एंड नीचे आएगा मेरा 1 + 2। तो 120 आया, इधर इधर आया 360 एंड नीचे क्या है मेरा 3। तो ये होगा 480 एंड नीचे आया मेरा 3। तो 160 रुपीज़ क्या होगा यहाँ पर, ये मेरे पास मिक्सर का प्राइस होगा। अब वो उस वैरायटी को किस में सेल कर रहा है, 152 रुपीज़ पर केजी। तो सीपी मेरे पास कितना है यहाँ पर 160 रुपीज़ एंड एसपी क्या है मेरे पास यहाँ पर 152। तो यहाँ पर सिंपल हमें दिख रहा है लॉस होगा, वो भी कितने का 8 रुपीज़ का। ठीक है, तो इस 8 रुपीज़ का मेरे को क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो 8 में सीपी कितना था मेरा 160 एंड इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरा लॉस परसेंटेज आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 20 को ये 5 टाइम जाएगा, तो 5% मेरा यहाँ पर आंसर होगा। तो 5% लॉस, गेन नहीं होगा, 5% लॉस, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। A, B and C invested 40,000, 60,000 and 1 lakh rupees respectively in a business. If the total profit at the end of the year is 40,000, तो हमें A का शेयर यहाँ पर बताना है कितना होगा। तो सिंपली हम किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका सिंप्लीफाइड रेशियो निकालते हैं। तो ये हुआ 40K, ये हुआ 60K, ये हुआ 100K। तो यहाँ पर देखो K का मतलब है 3 0, 10⁻3। उसके बाद में और सिंप्लीफाइड करेंगे, एक और जीरो चला जाएगा, 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 एंड 2 पंजू 10। तो ये मेरा क्या होगा, सिंप्लीफाइड रेशियो होगा एंड इसी रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो टोटल मेरे पास कितना हुआ, ये 10। तो 10 यूनिट मेरे पास टोटल प्रॉफिट हुआ और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो 10 यूनिट मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 40,000 को, क्योंकि टोटल प्रॉफिट है ना। तो अब निकालना क्या है मुझे, ए का शेयर निकालना है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 40,000 अपॉन में 10 इंटू में 2। तो 1 0 से 1 0 गया, ये हुआ 8,000। ऑप्शन बी। A and B share a rented field. A utilizes 20 horses for 5 months, while B uses 30 cows for 4 months and 45 sheep for 5 months. If 2 horses are equivalent to 5 cows and 3 cows are equivalent to 9 sheep, what portion of the rent is A pay? तो ये कुछ नई टाइप की प्रॉब्लम आई है, तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम पूछी है एसएससी ने, तो इसको स्टार मार्क कर लो, हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो देखो बोल क्या रहा है, मेरे पास 2 पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए है, ये दोनों कुछ पोर्शन फील्ड को रेंट पे लेते हैं, और ये जो ए है ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है किससे, 20 हॉर्सेज रखता है, कितने टाइम के लिए, 5 मंथ के लिए। एंड ये जो मेरा बी है ये क्या करता है, 30 काउज रखता है 4 महीने के लिए एंड 45 शिप्स रखता है, कितने टाइम के लिए, 5 मंथ्स के लिए। तो इनका कुछ खर्चा होगा, ठीक है। तो उस खर्चे के अंदर ही हमें ये निकालना है कि जो एक कितना खर्चा पे करेगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर देखो मेरे को जो एक्सपेंडिचर है ना, वो कैसे गिवन है कि जो 2 हॉर्सेज है मेरे पास, वो खर्चा करते हैं कितना, 5 काऊ के इक्वल एक्सपेंडिचर करते हैं। तो यहाँ से मैं हॉर्स अपॉन में काऊ निकाल सकता हूँ, तो वो होगा मेरा 5 अपॉन में 2। तो हॉर्स, काऊ एंड शिप, ये हुआ 5 एंड ये हुआ 2। अब यहाँ पर देखो काउज 3 काउज इक्वल्स टू 9 शिप्स, तो यहाँ से काउ अपॉन शिप का रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा, 3:1। तो ये हुआ मेरा 3:1। अब मैं इक्विवेलेंट रेशियो निकालता हूँ यहाँ से, तो वो क्या होगा, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये होगा 15 एंड ये हुआ 6 एंड ये हुआ 2। तो ये मेरा हॉर्सेज इस टू काउ इस टू शिप, इसका रेशियो आ गया। अब इसी को हम यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका खर्चा कितना हुआ, तो इसका रेंट बोल देते हैं इसे आर। तो इसका रेंट होगा, ए का रेंट होगा, ये होगा 20 हॉर्सेज है, 5 महीने के लिए रखता है एंड एक हॉर्सेज का खर्चा कितना है, 15 यूनिट। तो इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये हुआ 20 पंजू 100, तो ये 1500। ऐसे ही मैं आर भी निकालता हूँ, बी का रेंट। तो बी का रेंट कितना होगा, तो 30 काउज है मेरे पास, 4 महीने के लिए रखता है, और काउ का एक्सपेंडिचर कितना है 6, प्लस में 45 शिप्स रखता है 5 महीने के लिए, एंड शिप का मेरे पास एक्सपेंडिचर कितना है 2।
तो ये वैल्यू कितनी होगी, 6 चौका 24, 24 चौबीस 48 चौबीस 72, तो 720 प्लस में एंड ये हुआ 10 450। इसको ऐड करेंगे 0 7 11 1170। तो बी का रेंट कितना होगा 1170 एंड ए का रेंट कितना होगा 1500। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा आर ए अपॉन में टोटल रेंट, मतलब आर ए प्लस में आर बी। तो ये उसका पोर्शन होगा रेंट का। तो 1500 तो मेरा ये ऊपर वाला है एंड नीचे वाला कितना होगा, 1500 को मैं 1170 के अंदर ऐड कर दूंगा तो ये होगा 0 7 6 2। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 0 से 0 गया, अब ये 9 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है, तो 50 एंड नीचे क्या हुआ 3 8 24 और 3 9 27, तो 50 अपॉन में 89। ठीक है, मतलब अगर रेंट मेरा 89 होगा ना तो उसका 50 यूनिट ए यहाँ पर पे करेगा। तो 50 अपॉन में 89 मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट 2 टाइम्स मोर देन बी। अब यहाँ पर देखो ये कीवर्ड ध्यान रखना, मोर देन बी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहीं पर ही गलती होती है काफ़ी स्टूडेंट्स की। आफ्टर 8 मंथ्स ए विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड बी ट्रिपल्स हिज कैपिटल। इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 year इज 75,000, फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो हिंदी में पढ़ सकते हो आप, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ए एंड बी मेरे पास 2 पर्सन है, ये दोनों की दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ए इन्वेस्ट 2 टाइम्स मोर देन बी, मतलब जितना बी इन्वेस्ट करेगा ना उसके 2 गुने से ज़्यादा, 2 गुने से ज़्यादा ए इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब देखो अगर 1 यूनिट यहाँ पर बी इन्वेस्ट करता है ना तो जो ए है मेरा वो क्या करेगा, एक तो करेगा, उससे कितना ज़्यादा करेगा 2 यूनिट्स ऑफ बी मोर। ठीक है, मतलब 1 प्लस में एंड यहाँ पर मोर देन लिखा है ना तो 2 से गुना करके 1 को उसमें ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब ये जो 3 यूनिट है ना ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा ए। एक बार दोबारा देखते हैं इसे, यहाँ पर बोल रहा है ए इन्वेस्ट 2 टाइम्स मोर देन बी, मतलब अगर मान लो बी 10 रुपये इन्वेस्ट करता है ना तो उससे 2 गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा मतलब 10 प्लस में 2 गुना 10 उतना इन्वेस्ट ए करेगा मेरा ही, क्योंकि मोर कीवर्ड लगा है यहाँ पर। तो 3 यूनिट क्या होगा यहाँ पर ए की होगी, तो 3 यूनिट आ गई यहाँ पर। उसके बाद में क्या बोलता है कि आफ्टर 8 मंथ्स, मतलब 8 महीने तक तो ये चलेगा ही। तो 8 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल, ये जो मेरा ए है ना ए अपनी कैपिटल को हाफ कर लेता है। तो अब देखो 3 का मैं हाफ करूँगा तो ये पॉइंट्स के अंदर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने इनिशियल क्वांटिटी मानी थी ना उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, अब ये देखो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था वो सेम यहाँ पर फॉलो करेगा क्योंकि हमने कांस्टेंट क्वांटिटी से रेशियो को मल्टीप्लाई किया है, 2 से इधर 2 से इधर, तो ये वेरी नहीं करेगा। लेकिन हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि अब देखो हाफ करना इसका ईजी रहेगा। अब यहाँ पर देखो 3 × 2 का मैं हाफ करूँगा तो 3 यहाँ पर रहेगा, मतलब अब जो बचे हुए थे 4 महीने उसके लिए उसने कितना इन्वेस्ट किया, 3 यूनिट। ऐसे ही बी ट्रिपल्स हिज कैपिटल, तो यहाँ पर 2 यूनिट थी तो 2 का ट्रिपल कितना होगा 6, तो यहाँ पर 6 यूनिट उसने बना लिया, किसने, बी ने। यही 4 महीने के लिए चलेगा। तो अब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं यहाँ पर। तो 6, ये कितना होगा 6 8 48 एंड ये होगा 12, तो ये हुआ 60 एंड ऐसे ही मेरा बी का देखो ये हुआ 16 एंड ये हुआ 24, तो 40। ठीक है, तो ये हुआ मेरा 3:2 के रेशियो में ये प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। तो टोटल मेरे पास कितना है 5, 3 + 2 5। तो ये 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है 75,000 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 75,000 अपॉन में 5। तो हमें निकालना किसका है, ए का यहाँ पर शेयर निकालना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ए का शेयर कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हुआ 15 × 75 15,000 एंड 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। द एवरेज सैलरी ऑफ 24 एम्प्लॉइज इज 40,000, द एवरेज सैलरी ऑफ 8 सीनियर स्टाफ इज 60,000, व्हाट इज द एवरेज सैलरी फॉर द अदर एम्प्लॉइज। ठीक है, तो
एवरेज की प्रॉब्लम है, तो हमारे पास गिवन है कि टोटल 24 एम्प्लॉयज़ है, उनका एवरेज कितना गिवन है मेरे पास 40,000। तो इन 24 एम्प्लॉयज़ के अंदर 8 एम्प्लॉयज़ की सैलरी गिवन है मेरे पास, कितनी गिवन है, और ये सीनियर स्टाफ है, तो इनकी एवरेज सैलरी गिवन है कितनी 60,000। एंड जो बाकी के बचे हैं वो कितने, वो है मेरे पास 24 माइनस का 8 मतलब 16। तो 16 मेरे पास यहाँ पर जूनियर इंजीनियर जूनियर स्टाफ बोल सकते हैं, तो उनका एवरेज यहाँ पर मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये 16 मेरे पास जो जूनियर स्टाफ है ये वेरी करेगा किससे, ये जो 40,000 मेरा एवरेज सैलरी थी ना, इससे वेरी करेगा, ये कितना करेगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये जो 8 सीनियर स्टाफ है ये कितना ज़्यादा कर रहे हैं एवरेज से, तो वो निकालेंगे। तो 60,000 मेरा 40,000 से कितना ज़्यादा है, तो ये 20,000। तो 20,000 ज़्यादा है, बट ये एक के लिए ज़्यादा है, तो 8 एम्प्लॉयज़ के लिए कितना होगा इंटू 8, तो ये इतना ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा है तो इसको बैलेंस कौन करेगा, तो ये 16 मेरे पास जो जूनियर एम्प्लॉयज़ है ना, ये इसको बैलेंस करेंगे। तो ये होगा माइनस का 20,000 इंटू में 8, तो ये इसको माइनस करेंगे, बट ये किस में डिवाइड होगा, क्योंकि ये सब में डिवाइड होगा ना, जितना इनको माइनस करना है वो सब में डिवाइड करेंगे बराबर बराबर। तो ये 16 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो ये माइनस का ये मेरे पास टोटल एवरेज होगा किसका, ये 16 मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ है ना इनका। तो इसको सोल्व करते हैं, 8 दूनी 16 एंड ये हुआ 10,000। इसका मतलब 40,000 माइनस का 10,000 ये कितना हुआ 30,000। तो ये एवरेज सैलरी रहेगी किसकी, इन 16 जूनियर एम्प्लॉयज़ की हो। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। A cricketer's average in 10 innings is 58. If the highest score is excluded, the average drops to 54. What is the highest score? ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो अभी जो हमने पिछले वाले कंसेप्ट यूज़ किया था वो ही सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10 इनिंग्स में कितना एवरेज है 58। इन्हीं 10 इनिंग्स के अंदर एक मेरा हाईएस्ट स्कोर होगा, एंड बाकी की जो 9 इनिंग्स होगी ना, 9 इनिंग्स उनका एवरेज गिवन है कितना मेरे पास 54। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो, तो यहाँ पर देखो 58 मेरा एवरेज मेंटेन होना चाहिए, कहाँ पर 58 यहाँ पर। ठीक है, इससे वेरी करेगा, इससे वेरी कितना करेगा, वो ये जो 9 इनिंग्स का एवरेज है ना ये इसको डिसाइड करेगा। तो देखो कैसे करेगा, तो ये जो 9 इनिंग्स का एवरेज है ये कितना कम है, तो ये 58 माइनस का 54, 4 यहाँ पर कम है, 4 यहाँ पर कम है। ठीक है, लेकिन ये तो 1 के लिए, तो 9 के लिए मैं क्या करूँगा 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे, तो ये कितना हुआ माइनस का 36। तो माइनस का 36 स्कोर यहाँ पर कम है, तो ये इसको पूर्ति कौन करेगा, तो इसको पूर्ति ये करेगा हाईएस्ट स्कोर। तो इसको मैं प्लस का 36 कर दूंगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही है, तो इस एक से ही डिवाइड करेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पर नंबर कितने हैं यहाँ पर इनिंग्स के, तो एक ही इनिंग्स है तो एक से डिवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, टोटल जो हाईएस्ट स्कोर होगा ना वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हुआ 4 एंड ये हुआ 9, तो 94 मेरा स्कोर होगा हाईएस्ट इनिंग का। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर एक डीआई की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम के अंदर गिवन है स्कोर्स यहाँ पर गिवन है हर टीम्स के। ठीक है, टीम मेरे पास 2 है ए एंड बी, एंड 3 राउंड यहाँ पर गिवन है मेरे पास। विच टीम हैड ए हाइयर एवरेज स्कोर, तो हमें निकालना है किसका एवरेज स्कोर हाई है। ठीक है, तो एवरेज स्कोर कब हाई होगा, जब टोटल मेरे पास उनका स्कोर है ना वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें एवरेज ना निकाल के मैं क्या करूँगा टोटल स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा। तो टोटल स्कोर देखते हैं, तो 8 2 10, एक आया मेरे पास, 4 8 12 120, एंड इसका स्कोर 4 6 4 10 और 5 15, एक आया, और यहाँ पर आया 13 135। तो स्कोर किसका ज़्यादा है, तो स्कोर मेरा ज़्यादा है बी का, तो इसका मतलब एवरेज भी इसका ही ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा, टीम बी। ए टैंक कंटेन्स 3500 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इफ इट्स फुल कैपेसिटी इज 0.05 किलोलीटर्स, what percentage ऑफ द टैंक इज एम्प्टी। तो यहाँ पर देखो
अभी फ़िलहाल में कितने मिलीलीटर ऑफ वाटर यहाँ पर फिल्ड है, तो करंट क्वांटिटी, तो करंट क्वांटिटी है मेरे पास 3500 मिलीलीटर, मिलीलीटर। बस यहाँ पर हमें क्वांटिटी का ही खेल है। तो ये है मेरे पास 3500। इस मिलीलीटर को मैं लीटर के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो 10 की पावर माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होगा मेरा 3.5 लीटर। ठीक है, ये है करंट क्वांटिटी। एंड जो टोटल क्वांटिटी है मेरे पास वो कितनी है, वो है 0.005 किलो लीटर्स। ठीक है, तो ये जो किलो लीटर है ना, ये किलो लीटर, इसको मैं लीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 0.05 को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये होगा 5 लीटर। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी आ गई मेरी 5 लीटर। एंड जो करंट क्वांटिटी है वो कितनी है, 3.5 लीटर। तो यहाँ पर देखो जो एम्प्टी स्पेस है ना, उसका परसेंटेज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो एम्प्टी कितना हुआ, तो एम्प्टी हुआ मेरे पास 5 लीटर में से मैं 3.5 लीटर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 1.5 लीटर मेरा क्या हुआ, एम्प्टी स्पेस हुआ यहाँ पर। तो इसी का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1.5 अपॉन में टोटल क्वांटिटी कितनी है 5 इंटू में 100। तो एक पॉइंट हटाएंगे तो डेसिमल आ जाएगा नीचे, सॉरी 0 आ जाएगा। तो ये हुआ 5 × 15, 5 × 10, 1 0 से 1 0, मतलब 30% अभी वो एम्प्टी है। तो ऑप्शन 20 केस मेरा राइट आंसर होगा। A stationery supplier ordered 8 boxes of premium pens and some boxes of standard pens. The prices of premium pens per box was twice that of standard pens. When the order was delivered, the number of boxes of premium and standard pens had been accidentally interchanged. This increased the total bill by 25%. What was the ratio of the original number of boxes of premium pens to the original number of boxes of the standard pens? हिंदी में पढ़ सकते हो आप, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम देखते हैं बोल क्या रही है। मेरे पास यहाँ पर देखो 2 टाइप के पेन है यहाँ पर, प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड। ये 2 टाइप के पेन है मेरे पास। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो कितने ऑर्डर किए उसने, 8 बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम पेन्स। तो ये प्रीमियम पेन है, तो इसके 8 बॉक्सेस उसने ऑर्डर करे। एंड सम बॉक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड पेन्स, तो सम बॉक्सेस मतलब इसको मैं मान लेता हूँ वाई। तो वाई यूनिट उसने क्या किए, स्टैंडर्ड बॉक्सेस के इसने ऑर्डर करे। द प्राइजेस ऑफ द प्रीमियम पेन्स पर बॉक्स वॉज ट्वाइस दैट ऑफ स्टैंडर्ड पेन्स। एंड ये जो प्राइस है, प्राइस किसका, प्रीमियम वाले का ट्वाइस है, किससे, स्टैंडर्ड वाले से। तो मतलब एक यूनिट में एक्स या वाई से मान लेते हैं, चलो एक्स अगर मैं स्टैंडर्ड पेन की प्राइस मानूँ, तो ये जो प्रीमियम पेन है ना उसका प्राइस कितना होगा, 2x। तो ये वैल्यू होगी, इतना हमने कर लिया। When the order was delivered, the number of boxes of premium and standard pens had been accidentally interchanged. अब देखो जब वो डिलीवर हुआ ना वो बॉक्स, तो क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी थी ना आपस में इंटरचेंज होगी। इसका मतलब जो न्यू क्वांटिटी आई ना मेरे पास, वो कौन कौन सी आई, ये तो वाई बॉक्सेस हो गया प्रीमियम वाले, एंड ये जो स्टैंडर्ड वाले थे ये 8 बॉक्सेस हो गए। तो उससे हुआ क्या, द इंक्रीज्ड द बिल बाय 25%। तो इससे क्या हुआ, जो 25% है बिल वो हमारा ज़्यादा आया। ठीक है, तो ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, 25% की फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, 1/4। तो 1/4 मतलब 4 मेरा पहले बिल आ रहा था, तो अब कितना आएगा, प्लस होके 5। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 5/4 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा किसको, ओरिजिनल वाले बिल को। ठीक है, तो ओरिजिनल वाले बिल को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/4 से। तो 5/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ओरिजिनल बिल है क्या मेरा, पहले 8 बॉक्सेस किसके थे, प्रीमियम वाले के, तो 8 इंटू में 2x प्लस में, और स्टैंडर्ड वाले के कितने बॉक्सेस थे, y, तो y इंटू में x। तो ये मेरा जो पहले वाला प्राइस था ना वो रहेगा। एंड इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे 5/4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये किसके इक्वल होगा, जो मेरा नया प्राइस आया ना वो। तो y बॉक्सेस किसके थे, प्रीमियम वाले के, तो y इंटू 2x प्लस में 8 बॉक्सेस किसके थे, स्टैंडर्ड वाले के, तो 8 इंटू x। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 4 को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो ये होगा मेरा देखो 8 दूनी 16, 16 पंजू 80, तो 80x प्लस में ये हुआ 5xy। एंड 4 को उधर लेके जाऊँगा तो 8xy
प्लस में 832x। अब यहाँ पर देखो x मेरा ऐसे ही कट जाएगा एंड यहाँ पर बचा क्या, अब 5y इधर है 8y इधर है, तो मैं क्या करूँगा 5y को उधर लेके जाऊँगा तो 3y बचेगा मेरा। एंड 80 में मैं क्या करूँगा, इस 32 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये बचा कितना मेरा, तो 48, तो 48 बचा। तो यहाँ से y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, कितनी होगी 48/3 मतलब 16। तो y कितना हुआ मेरा, y नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, 16 बॉक्सेस होंगे। अब इसने पूछा क्या है कि हमें ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम पेन्स टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड पेन्स, मतलब प्रीमियम पेन्स अपॉन में स्टैंडर्ड पेन्स का हमें रेशियो निकालना है ओरिजिनल के केस में। तो ओरिजिनल की वैल्यू कितनी थी, ये 8 थी एंड यहाँ पर स्टैंडर्ड वाले कितनी है 16, तो अपॉन में 16, तो मतलब 1/2, 1:2 मेरा आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। A principal of 1 lakh rupees is invested at 10% per annum compound interest, compounded annually. After how many years will the amount grow to 133100? ठीक है, तो CI की प्रॉब्लम है। तो इनिशियल देखो रेट मेरा कितना गिवन है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो 1/10। इसका मतलब जो मेरा प्रिंसिपल इस टू अमाउंट का रेशियो होगा ना वो कितना होगा 10:11, इसकी पावर टी में होगा। ये टी मेरा डिसाइड करेगा मैं कितने टाइम के लिए इस अमाउंट को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं कंपैरिजन करूँगा तो प्रिंसिपल कितना है मेरा, ठीक है, एंड जो मेरा अमाउंट जो बन जाता है कि किस टी टाइम के बाद में वो कितना बनता है 133100। तो इसको ही सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो इसको मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ एंड इसको 11⁻3। तो यहाँ से कंपैरिजन करूँगा इन दोनों को, तो टी की वैल्यू कितनी है मेरी 3 ईयर्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 125 रुपीज ऑन एन आर्टिकल इफ द लॉस परसेंटेज वॉज 5%, वॉट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सिंपल हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है जो लॉस है मेरे पास वो कितना गिवन है 125 एंड ये किसके इक्वल है, ये 5% के इक्वल है। ठीक है, तो ये 5% के इक्वल है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू होगी 1/20। मतलब अगर 1 यूनिट का लॉस है तो उस केस में CP क्या होगा मेरा 20 यूनिट, ये है मेरा लॉस। तो लॉस की वैल्यू मतलब गिवन है मेरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है 125, तो CP मतलब 20, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 20 × 125, तो ये होगा 250 2500। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। ए बुक सेलर सेल्स ए नॉवेल for ₹Y and makes a loss of 10%. To clear old stocks, he decided to mark the novel as 0.8Y. He then allows it further discount of 5% on the mark price. What will be the percentage loss that he will incur on the clearance sale? ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ये भी हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, इनिशियली क्या होता है कि एक बुक सेलर है सेल्स ए नोवेल ऑफ ₹Y एंड मेक्स ए लॉस ऑफ 10%। तो लेट्स से ये जो नोवेल है ना मेरे पास नोवेल, इसका मैं प्राइस मानता हूँ कितना, ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना ये सेलिंग प्राइस है Y। ये कितना है Y, लेट्स से मैं 100 यूनिट मानता हूँ यहाँ पर, तो उसके बाद में 100 यूनिट मानता हूँ, तो ये जो मेरे पास 100 यूनिट है ना इस पर क्या होता है लॉस होता है मेरे को 10%। तो ये जो 10% का लॉस हो रहा है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखूंगा तो 1/10 होगा। इसका मतलब ये मेरा CP है, तो ये मेरा क्या है लॉस है, तो इस केस में SP की वैल्यू कितनी होगी 9, ये 9 यहाँ पर ध्यान में रखना। तो इसका मतलब यहाँ से मैं CP की वैल्यू निकालूंगा ना, तो CP की वैल्यू कितनी होगी मेरी, तो CP की वैल्यू होगी 100/9, क्योंकि ये 9 यूनिट जो है मेरा ये CP को ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में जो मेरी CP होगी ना वो कितनी होगी, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो CP हुआ मेरा 1000/9, ये हुआ CP। ये यूनिट के अंदर चल रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है वो, अब इसको बढ़ा के 0.8Y यहाँ पर मार्क प्राइस रख देता है। तो नया मार्क प्राइस क्या होगा मेरा 0.8Y, तो 0.8 इंटू Y कितना एज्यूम किया था हमने 100, तो ये हुआ 100
तो इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरी 80, ठीक है। तो 80 मेरी यहाँ पर MP की वैल्यू होगी। ही देन अलाउज ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस। अब इस मार्क प्राइस पे वो क्या करता है, 5% का डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइड करा देता है। तो 5% 80 का कितना होगा, तो 80 का 5% मेरे पास 4 हुआ। तो 4 वैल्यू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो 4 यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 76 आया। तो अब ये जो नया प्राइस आया मेरे पास, ये 76 आया नया SP, ठीक है। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस दैट विल इनकर ऑन द क्लियरेंस सेल। तो ये मेरे पास 76 है, ठीक है। तो CP की वैल्यू कितनी थी मेरी 1000/9। एंड अब जो मैंने ये जो SP हुआ मेरा नया, ये कितना है मेरा 76। तो मुझे यहाँ पर निकालना है मेरे को कितना लॉस हुआ यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, CP के अंदर में ये SP मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये मेरा लॉस होगा। तो लॉस देखते हैं कितना होगा। तो 1000/9 माइनस का 76। तो इसका एलसीएम लूँगा तो 9/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे आया मेरा 9, ये आया 1000। एंड ये वैल्यू देखो 9 × 54, 5, 9 × 7 63, 63 और 5 63 और 5 68। तो ये वैल्यू कितनी आई 6। एंड इधर 9 1, फिर उधर 9 में से 6 गया 3, तो 316 हाँ अपॉन में 9। तो ये वैल्यू मेरी कितनी आई लॉस की। तो लॉस परसेंटेज मेरे को यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो 316 अपॉन में 9 डिवाइडेड बाय जो मेरा CP था कितना था 1000 अपॉन में 9 इंटू में 100। तो 9 से 9 गया मेरा, एंड 2 0 से 2 0 गया। तो 31.6% मेरा क्या है यहाँ पर लॉस परसेंटेज आया, जो कि अप्रोक्स किसके होगा, वो होगा मेरा 31.59। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरा, ऑप्शन डी। An article is marked at 800 rupees. A shop owner allows a discount of 12% and still gains 8%. What is the approximate cost price of the article? तो यहाँ पर देखो एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना रखा 800 रुपीज़, एंड डिस्काउंट दिया उसने 12%, एंड कितना गेन किया उसने 8% यहाँ पर उसने गेन कर लिया। तो यहाँ पर देखो कभी भी हमारे पास गेन एंड डिस्काउंट एक साथ गिवन हो ना, तो उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसके अंदर हम CP/MP का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करते हैं, ये होता है मेरे पास 100 माइनस का डिस्काउंट वैल्यू, एंड ये होता है मेरा, ये यहाँ पर सिर्फ वैल्यू हमें पुट करनी है, एंड ये होता है मेरा 100 प्लस में प्रॉफिट या फिर लॉस की वैल्यू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो पुट करते हैं। तो 100, अब डिस्काउंट कितना दिया उसने, यहाँ पर डिस्काउंट दिया उसने 12% का, एंड यहाँ पर गेन कितना कर रहा है वो 8% का। तो हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो ये कितना होगा, ये होगा मेरा 88, एंड ये कितना होगा 108। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये होगा 8 से जा रहा है क्या, 4 से काटते हैं 22, एंड ये देखो 4 दूनी 8, 4 7 28। तो 22:27 ये किसका रेशियो होगा, CP/MP का। अब हमें MP गिवन है कितना 800, हमें निकालना क्या है CP निकालना है। तो सिंपल सी बात है, तो 800 गिवन है, वो किसका गिवन है 27 यूनिट, एंड हमें निकालना क्या है 22 यूनिट की वैल्यू, ये ही हमारा क्या है CP। तो CP है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 00 8 दूनी 16 1, 8 दूनी 16 1 17, इसको हमें 27 से डिवाइड करना है। तो 27 से डिवाइड करते हैं। तो 27, ये 17600, इसको मुझे 27 से डिवाइड करना है। तो स्टार्टिंग में देखो सभी में 6 यूनिट आ रहा है स्टार्टिंग में, तो 6 से तो डिवाइड होगा ही। तो 6 7 42, 4 6 दूनी 12 और 4 12 और 4 16। तो ये बचा मेरा 4, एंड ये बचा 140। फिर कितने टाइम जाएगा, तो 5 टाइम ट्राई करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 3 5 10 और 3 13, यस 5 टाइम चला गया। अब कितना बचा मेरा 5, फिर हुआ एक और 0, तो 27 से कम 27, 27 दूनी 54। तो 651 के लगभग मेरा आंसर आएगा। तो 651 मतलब ऑप्शन बी। तो ये मेरा राइट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। ए फर्नीचर मैन्युफैक्चरर सेल्स ए डाइनिंग टेबल सेट टू ए शोरूम एट ए 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस।
but adds a 10% handling fee on the discounted price, the showroom then sells the set for 4500 more than what they paid, thereby earning a profit of 30%. तो at what price had the manufacturer marked the dining table set? तो हिंदी में पढ़ सकते हो आप। तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है कि एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है, एक डाइनिंग टेबल सेट को वो सेल करता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मार्क प्राइस रखेगा वो। तो मैंने क्या किया, इस मार्क प्राइस को 100 यूनिट मान लिया, ठीक है। उस पर वो क्या करेगा, 25% का डिस्काउंट दे देता है। तो इसको मैं 25% का डिस्काउंट दूंगा, तो माइनस का 25% का डिस्काउंट कितना होगा, 25 यूनिट, तो ये होगा 75। तो 75 मेरे पास आ गया सेलिंग प्राइस। उसके बाद में क्या करता है वो, 10% हैंडलिंग फी उसके अंदर ऐड कर देता है। किसके ऊपर लगेगा ये लगेगा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। तो इसके अंदर मैं 10% हैंडलिंग फी चार्ज ऐड करता हूँ, तो ये होगा 7.5, क्योंकि 75 का 10% होगा 7.5। तो ये इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा 82.5, ठीक है। तो ये हुआ सीपी किसका, अब ये सीपी होगा किसका, ये शोरूम वाले का, फॉर शोरूम, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है वो, इसमें 4500 ये अमाउंट ऐड करता है और उसको एक नया सेलिंग प्राइस बना देता है। तो ये यहाँ पर नया सेलिंग प्राइस आएगा, तो उसके ऊपर उसे 30% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तो सीपी था ही उसका, तो ये 4500 उसने ऐड किया, तो यही तो उसका 30% प्रॉफिट है। तो ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि जो मेरा ये 30% है ना, किसका, सीपी का, ये ही मेरा कितना है 4500। तो यहाँ से मैं सीपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सीपी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा 4500 अपॉन में 30 इंटू में 100। तो इसको सोल्व करेंगे 150, तो ये हुआ 15000। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास एसपी आया था ना, ये कितना है 15000, सॉरी एसपी नहीं, ये सीपी है। तो इसका मतलब ये जो 82.5 यूनिट की वैल्यू है ना, ये है मेरे पास 15000, क्योंकि यही तो सीपी है उस शोरूम वाले के लिए। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, तो ये होगा 15000 अपॉन में 82.5, एंड इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा क्या जाएगा एमपी। तो ये वैल्यू है मेरी एमपी की। तो यही तो पूछ रहा था वो कि मैन्युफैक्चरर ने कितना मार्क प्राइस रखा था डाइनिंग टेबल सेट का। तो ये वैल्यू होगी हमारा आंसर। तो 10। अब ये किससे कट रहा है, तो 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 25, तो ये हुआ 30,000। 5 से दोबारा 1000 है, 5 15, 5 15, तो ये कितना हुआ मेरा, 5 से काटूंगा तो 20। तो ये लगभग होगा मेरा 6 एंड 5 0, 1 2 3 4 5, इसको मैं 33 से डिवाइड करूँगा, तो 3 से काटते हैं, तो ये हुआ 11, एंड ये कितना हुआ मेरा 2 3 4 5। अब सिंपली हमें क्या करना है, ये 20 कितना है 2 लाख, 2 लाख के अंदर 11 से डिवाइड करना है। तो ये होगा, डिवाइड करते हैं, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11, कितना बचा मेरा, ये बचेगा मेरा 9, तो फिर 11 8 88, फिर बचेगा मेरा कितना 2, फिर 11 एकम 11, फिर 11 8 88, ऐसे चलता जाएगा ये कहाँ तक, 18181 तक, 18181 तक। उसके बाद में पॉइंट में भी चलता जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइनली हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी ये भी। 2 टाइप्स ऑफ शुगर, वन कॉस्टिंग ₹45 per kg and another costing ₹60 per kg are mixed with a third variety of the ratio 1:2:3, ठीक है। इफ द मिक्सचर इज वर्थ ₹55 per kg, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द थर्ड वैरायटी ऑफ द शुगर पर kg। तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास 3 टाइप की यहाँ पर शुगर्स है, ठीक है। तो एक है मेरे पास ₹45 की, एक है 60 की, और एक है अननोन की। उन तीनों को हम कंबाइन करते हैं 1:2:3 के रेशियो में, एंड उस मिक्सचर का प्राइस कितना है मेरे पास ₹55। तो हमें बस ये जो थर्ड वाली वैरायटी है ना, इसका प्राइस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है जो मिक्स्ड प्राइस होता है ना, वो कितना होता है
N1 P1 प्लस में N2 P2 प्लस में N3 P3 एंड डिवाइडेड बाय N1 प्लस में N2 प्लस में N3। तो डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यूज। तो ये है हमारे पास 55 रुपीज़ एंड इधर N1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू 45 प्लस में 2 इंटू 60 एंड थर्ड वाली की हमें पता नहीं, तो लेट्स से x इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कितना हुआ 6। तो ये वैल्यू हुई। अब इस 6 को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये होगा 55 इंटू 6 एंड ये होगा 45, ये होगा 120 एंड प्लस में 3x। तो ये हुआ 6 पंजो 30, 3 6 पंजो 30 और 3 33 एंड ये क्या कितना हुआ 5 6 1 165 प्लस में 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर, तो 330 में मैं 165 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हुआ 5 एंड 12 में से 6 गया 6, 165 ही हुआ ना, हाँ 165 ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको डिवाइड करेंगे 165 को, तो ये हुआ 3 पंजू 15 एंड 3 पंजू 15 55। तो ये जो थर्ड वैरायटी थी ना, इसका प्राइस कितना आएगा मेरे पास 55, वो सेम रहेगा जो कि मिक्सर का प्राइस है। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹18,000 इन 2 स्कीम्स, स्कीम X एट 15% पर एनुअल एंड स्कीम Y एट 10% पर एनुअल, बोथ अंडर सिंपल इंटरेस्ट। उसने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इन 2 स्कीम्स के अंदर अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 1 ईयर द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ स्कीम्स वॉज 2,160 रुपीज़। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि स्कीम X के अंदर उसने कितना इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो लेट से मैं X मानता हूँ कि ये स्कीम X के अंदर इसने इन्वेस्ट किया है, तो X इंटू कितने परसेंटेज के हिसाब से, 15% के हिसाब से, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए ही कर रहा है, तो बस टाइम हमारा 1 आएगा, टाइम हमारा 1 आएगा। प्लस में अब जो Y स्कीम है उसके लिए कितना पैसा बचेगा, तो वो बचेगा 18,000 माइनस का X एंड इसको किस परसेंटेज के हिसाब से, 10% के हिसाब से। तो ये अमाउंट कितना दे रहा है इंटरेस्ट, तो ये दे रहा है 2,160 रुपीज़। ठीक है, तो बस हमें X की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सोल्व करते हैं इसे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि इस 100 को उधर लेके जाता हूँ, तो ये हुआ 15x प्लस में ये हुआ 18,000, 18,000 को 1 0 ऐड कर दूंगा तो 1,80,000 हो जाएगा, माइनस का 10x एंड ये हुआ 2160 एंड 100 आएगा तो 00 और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो ये होगा 5x। 5x की वैल्यू कितनी होगी, तो 216 और 3 0 में 180 और 3 0 ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो 6 एंड 4 0, उसके बाद में 11 में से 8 गया 3। ठीक है, तो 36,000 की वैल्यू आई यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो 36,000 अपॉन में 5, तो ये हुआ 7200। तो 7200 मेरा क्या होगा, x होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इस केस मेरा राइट आंसर होगा कि x स्कीम के अंदर उसने 7200 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। ए कोन एंड ए हेमिस्फीयर हैव द सेम वॉल्यूम एंड सेम बेस, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन टू द रेडियस। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो ये बोल क्या रहा है यहाँ पर देखो, तो मेरे पास 2 चीज़ें गिवन है, कोन एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर एक इस टाइप का होगा एंड एक कोन मेरे पास कुछ इस टाइप का होगा। उसने क्या बोला कि इसका जो वॉल्यूम होगा ना सेम इसका वॉल्यूम होगा एंड जो सेम बेस होगा ना इसका, वो सेम बेस इसका होगा, मतलब जो रेडियस इसकी आर होगी ना वो सेम रेडियस इसकी आर होगी। तो हमें यहाँ पर देखो जो इसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल गिवन है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, जो ये इसकी हाइट होगी ना, हाइट इस पे इसके रेस्पेक्टिव में इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड इसकी हाइट कितनी होगी, तो इसकी हाइट देखो आर ही होती है। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल ही तो है एक बेसिकली है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, आर एंड एच के अंदर रिलेशन बिठाएंगे, तो पाई से पाई गया मेरा, 3 से 3 गया एंड आर स्क्वायर से ये गया, आर बचा, तो 2r = h। अब हमें निकालना क्या है,
हाइट टू रेडियस का रेशियो निकालना है हमें यहाँ पर। तो हाइट टू रेडियस कितना होगा मेरा, हाइट अपॉन में रेडियस, मतलब ये होगा 2/1। इसी को हमने सोल्व कर लिया है। तो ये होगा 2:1, मतलब ऑप्शन ए। टू सर्कुलर पॉन्ड्स हैव सर्कमफ्रेंसेस इन द रेशियो 3:5 इफ द स्मॉलर पॉन्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 150 मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द लार्जर पॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों पॉन्ड्स है ना मेरे पास, उनकी सर्कमफ्रेंस यहाँ पर गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस का रेशियो गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को रेडियस का रेशियो यहाँ पर गिवन है। कैसे, क्योंकि सर्कमफ्रेंस है उसका रेशियो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो लेट्स से मैं C1 के लिए इसे मार्क करूंगा तो 2πr1 एंड C2 के लिए मार्क करूंगा तो 2πr2। तो इसका रेशियो निकालूंगा ना C1/C2, तो ये होगा 2πr1 एंड 2πr2। तो 2π से 2π कैंसिल होगा, R1/R2 बचेगा। तो मतलब कभी भी सर्कमफ्रेंस का रेशियो गिवन हो ना, तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये हमारा रेशियो गिवन है किसका, रेडियस का। तो R1/R2 का हमें यहाँ पर रेशियो गिवन है 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइड्स का रेशियो गिवन है या फिर रेडियस का रेशियो गिवन है, तो यहाँ से मैं एरिया का रेशियो निकाल सकता हूँ। तो एरिया का रेशियो कितना होगा मेरा 9/5। इसका स्क्वायर ही तो करते हैं। ठीक है, एंड हमें स्मॉलर पॉन्ड है उसका एरिया गिवन है कितना 150, मतलब स्मॉलर कौन सा है A1, तो इसका एरिया गिवन है 150। तो हमें निकालना है लार्जर वाले का, तो लेट से उसको x मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू होगी 150 इंटू में 5/में, सॉरी ये 25 होगा ना, स्क्वायर करना है, तो ये होगा 25/9। तो काट के देखते हैं, 3 3 9 और ये हुआ 50, तो 25×5 125, तो 1250/3। तो x की वैल्यू कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो 3 चौक 12, 3 एकम 3 एंड 3 एकम 3 2 बचा, 3 7 21, 6 आता है यहाँ पर, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेट करके 417 यहाँ पर लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 417 मीटर स्क्वायर। If the base of a prism is a regular hexagon of side 6 cm and the height is 10 cm, what is its volume? ठीक है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है किसका, प्रिज्म का। तो प्रिज्म होता है ना, उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो उसका वॉल्यूम होता है हमारे पास बेस एरिया इंटू में हाइट। एंड ये जो बेस एरिया है ना, ये क्या गिवन है हमें, रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन। अब यहाँ पर देखो रेगुलर हेक्सागोन का फॉर्मूला होता है किसका, एरिया का फॉर्मूला होता है, वो होता है 3√3/2, 3√3/2a²। ठीक है, ये होता है। अगर ये याद ना हो आपके तो आप डायरेक्ट फिगर बना के उससे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, लेट से मेरे पास ये रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन सभी की साइड ए होगी मेरे पास, तो ये अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ ना, तो ये मेरे को 6 मेरे को ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यहाँ पर दे देंगे, जिनकी साइड सभी की क्या होगी, ए होगी। ठीक है, मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल दे देंगे। तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल दे देंगे तो इसका एरिया क्या होगा, तो 6 तो मेरे पास ट्राइंगल है, एंड एक ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, तो होता है √3/4a²। तो इसको सोल्व करेंगे तो वही वैल्यू आएगी 3√3/2a²। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है इसका ये। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो हमें करना क्या है, वॉल्यूम निकालना है यहाँ पर। तो वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया √3/2 एंड साइड कितनी गिवन है मेरे पास 6, तो 6 × 6 एंड हाइट कितनी गिवन है 10। तो ये हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा इसका। तो सोल्व करते हैं, 2 3 6, तो 3 3 9, 9 6 54, तो 54 1 0 यहाँ पर आ जाएगा √3। तो 540 √3 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम होगा। तो 540 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरा। 3 concentric circles are designed as part of a target practice board. Their diameters from an arithmetic progression. If the smallest circle has a circumference of 6 pi centimeter and the largest circle has a circumference of 14 pi centimeter, what is the circumference of the middle circle? तो यहाँ पर देखो 3 सर्कल्स मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
तो ये मेरे पास तीनों की तीनों एपी के अंदर गिवन है, एंड जो मेरा जो फर्स्ट यहाँ पर सर्कल है ना उसका सरकमफ्रेंस गिवन है, तो पेरीमीटर गिवन है 6 पाई, एंड जो लास्ट वाला उसका पेरीमीटर गिवन है 14 पाई। ठीक है, तो अगर मैं इसका रेशियो फाइंड आउट करूँगा ना, तो रेशियो फाइंड आउट करूँगा तो वो मेरे को रेडियस का रेशियो देगा। ठीक है, ये तो हमने पिछले ही प्रॉब्लम के अंदर देखा था। तो ये इनके सिंपल सा है हमारा, ये क्या डिफाइन करेगा, इनका रेशियो, रेडियस का रेशियो यहाँ पर डिफाइन करेगा। हमने एक चीज़ और देखी थी यहाँ पर, अगर हमें ओड नंबर्स गिवन हो किसके अंदर, एपी के अंदर, तो उस केस में जो मिडल वाली टर्म होती है ना, मिडल वाली टर्म वो होती है हमारी फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस में लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास होता था, जो मिडल वाली टर्म है ना उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पेरीमीटर, इनकी रेडियस मेरे पास एपी के अंदर है, तो ये जो पेरीमीटर होगा ना ये भी एपी के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, तो उसे कॉमन भी ले सकते हैं हम। तो ये ध्यान रखना कि अगर रेडियस मेरा एपी के अंदर है उस केस में पेरीमीटर मेरा क्या होगा, एपी के अंदर ही होगा सर्कल के केस में। तो ये जो बीच वाली वैल्यू होगी ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा 10 पाई। तो 10 पाई मेरा आंसर होगा ऑप्शन 20 केस में मेरा राइट आंसर होगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस क्या आ रहा है 4 पाई का, एंड इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 4 पाई का, तो दोनों डिफरेंस मेरे सेम है, मतलब एक ही एपी का यहाँ पर ये पार्ट है। तो ऑप्शन 20 केस में मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ए सॉलिड सिलेंडर रेडियस 5 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड बाय 4 cylindrical होल्स, ईच रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ इक्वल्स टू द फुल हाइट, वॉल्यूम रिमूव्ड इज अप्रोक्सीमेटली वोट परसेंट। तो ये हमें निकाला है, जो वॉल्यूम हमने निकाला है वो कितने परसेंट होगा टोटल वॉल्यूम के। तो प्रॉब्लम को पहले समझते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे को एक यहाँ पर सिलेंड्रिकल गिवन होगा, एक सिलेंडर यहाँ पर गिवन होगा, तो इसकी हाइट है लेट से h, एंड रेडियस है कुछ मेरी, रेडियस कितनी गिवन है, ये है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो मैं यहाँ से एक रेडियस के, मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस के यहाँ पर सिलेंडर्स निकालता हूँ इस तरीके से। कितने निकालता हूँ, ये निकालता हूँ मैं 4। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो वॉल्यूम होगा ना इन सिलेंडर्स का, छोटे वाले सिलेंडर्स का, ये कितना होगा किसके रिस्पेक्ट में, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है ना इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो ये जो बिग मेरे पास सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा पाई r²h। तो पाई r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, तो 25, h की वैल्यू क्या है, तो h को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, तो ये होगा 25 पाई h। अब ये छोटे वाले हैं स्मॉलर सिलेंड्रिकल, इसका वॉल्यूम कितना होगा, एक का वॉल्यूम निकालते हैं, तो ये होगा पाई, r कितना है मेरा 1, h कितना है मेरा वो सेम जो कि बड़े सिलेंडर के केस में था, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा पाई h। ऐसे मैंने कितने बनाए 4, तो 4 स्मॉलर सर्कल्स का वॉल्यूम कितना होगा, तो 4 पाई h। बस हमें क्या करना है, ये जो हमने वॉल्यूम निकाला था ना इसका हमें परसेंटेज निकालना है बड़े वाले के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा 4 पाई h, एंड बड़े वाले सर्कल का कितना था 25 पाई h इंटू में 100, तो पाई h से पाई h कैंसिल, 25 चौक 100, 4 इंटू 4 16%, तो 16% हमने एरिया निकाल लिया, सॉरी वॉल्यूम निकाल लिया इससे, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। ए सेक्टर हैज़ ए सेंट्रल एंगल ऑफ 135 डिग्री एंड ए रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। Another sector of the same circle has a central angle of 3 pi by 4 radians. What is the ratio of the area of the first sector to the second sector? तो यहाँ पर देखो दो सेक्टर्स गिवन है मेरे पास, तो पहला वाला जो सेक्टर होगा ना उसका एरिया क्या होगा A1, ये कितना होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई r², तो थीटा कितना है मेरा 135 अपॉन में 360, एंड ये है पाई, रेडियस कितनी है मेरी 8 का स्क्वायर। मैं इसको सोल्व नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, कुछ क्या लगभग सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। R2 क्या होगा मेरा, तो ये जो 3 पाई बाई 4 है ना इसको मुझे डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि ये डिग्री के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पर जो थीटा आता है ना वो डिग्री के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन में पाई से, तो ये हुआ 4 चौक 16, 4 पंजे 20,
तो 45 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 या 15, 135। तो 135 अपॉन में 360 पाई, एंड रेडियस भी मेरी सेम है तो 8 स्क्वायर। तो देखो दोनों सिमिलर है, तो इस केस में A1 अपॉन में A2 क्या होगा मेरा, 1 अपॉन में 1। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मज़ा आएगा। थैंक यू।